तरफ जहां चाइना के ऊपर डबल कहर ढा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वहीं दूसरी तरफ कौन है कार्ल पेई, जिन्होंने कहा है कि भारत के ऊपर ही पैसे और दाव लगाने चाहिए। और आज से 10 साल पहले जहां चाइना था, आज वहां भारत पहुंच गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने कई तरह के कहर ढाना शुरू कर दिया है अब चाइना के ऊपर। अमेरिका ने उइगरों के जबरन निर्वासन पर चीन की निंदा की है, क्योंकि रूबियो ने थाई अधिकारियों को निशाना बनाते हुए नई वीजा नीति पेश की है। अमेरिका ने चीन पर उइगर मुसलमानों के खिलाफ लंबे समय से चल रहे नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया है। ये बयान तब आया है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस कदम की कड़ी निंदा की और एक नई वीजा नीति की घोषणा की है, जो उन विदेशी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाती है जो उइगरों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों को चीन में जबरन वापस भेजने में शामिल है। रूबियो ने कहा है कि मैं इस नीति को तुरंत लागू कर रहा हूं और थाईलैंड के सरकार के मौजूदा और पूर्व अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा रहा हूं। 27 फरवरी को 40 उइगरों की जबरन वापसी में जिम्मेदार या सहभागी थे। चीन में उइगरों का यातना, जबरन गायब करना, उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। थाईलैंड के इस कदम के मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र ने भी आलोचना करी थी और ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर चीन के ऊपर एक तरह से एक बड़ा एक्शन है। इस स्थिति को समझने के लिए हम सोवियत संघ से यहूदियों के निर्वासन और उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का एक ऐतिहासिक उदाहरण देख सकते हैं। 1970-1980 के दशक में सोवियत संघ में यहूदी समुदाय, जिन्हें रिफ्यूजिनिक्स कहा जाता है, इनको धार्मिक और सांस्कृतिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। सोवियत सरकार ने उन्हें इजराइल और अन्य देशों में शरण लेने से रोकने के लिए सख्त नीतियां अपनाई। जो यहूदी भागने की कोशिश करते थे, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, उनके परिवारों को परेशान किया जाता था। इस दौरान अमेरिका और पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ की निंदा की और मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ अभियान चलाया। 1974 में अमेरिकी कांग्रेस ने जैक्सन वैनिक संशोधन पारित किया, जिसने सोवियत संघ के साथ व्यापार संबंधों को यहूदी उत्प्रवास की स्वतंत्रता से जोड़ दिया। इस दबाव के कारण 1970 के दशक के अंत तक हजारों यहूदियों को सोवियत संघ से निकालने की अनुमति मिली। ये उदाहरण उइगरों की वर्तमान स्थिति से मिलता जुलता है, जहां अमेरिका एक तीसरे देश पर दबाव डाल रहा है ताकि वह चीन के उत्पीड़न में सहयोग न करे। जिस तरह अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ आर्थिक और कूटनीतिक कदम उठाए, वैसे ही अब वह थाई अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा रहा है। थाईलैंड ने यह निर्वासन तब किया गया है जब थाई प्रधानमंत्री पिछले महीने चीन का दौरा किया और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का वादा किया। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम चीन के दबाव का नतीजा हो सकता है। थाईलैंड में सालों से हिरासत में रखे गए उइगरों को वापस भेजने का फैसला गोपनीय तरीके से लिया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हंगामा मच गया। यूरोपीय संसद ने 14 मार्च 2025 को एक प्रस्ताव पारित कर इसकी निंदा की और थाईलैंड से आगे ऐसे कदम न उठाने को कहा। रूबियो ने अपने बयान में कहा कि यह नीति न केवल थाई अधिकारियों पर लागू होगी, बल्कि भविष्य में उन सभी देशों पर लागू हो सकती है जो उइगरों को चीन वापस भेजते हैं। अमेरिका का ये कदम चीन के खिलाफ उसकी व्यापक नीति का हिस्सा है, जिसमें वह बीजिंग पर उइगरों के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगाता रहा है। चीन इन आरोपों को खारिज करता है और कहता है कि उसने उइगर क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र बनाए हैं ताकि आतंकवाद और अलगाववाद को रोका जा सके। हालांकि अमेरिका और कई मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ये केंद्र जबरन श्रम और सांस्कृतिक दमन के लिए इस्तेमाल होता है। खैर, सिर्फ यही चीज नहीं हो रही है, पर यह भी देखने को मिल रहा है कि अब अमेरिका ने अब टिकटॉक को लेकर भी बड़ा कदम उठा लिया है और कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस टिकटॉक को उसकी चीनी मूल कंपनी बाइटडांस से अलग करने के लिए ओरेकल के साथ एक सौदे पर विचार कर रही है। ये कदम 5 अप्रैल 2025 की समय सीमा से पहले उठाया जा रहा है, जब टिकटॉक को अमेरिका में अपनी स्वामित्व संरचना बदलनी होगी, वरना उसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में अपने पहले दिन एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें टिकटॉक पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को लागू करने में 75 दिनों की देरी की गई थी। ये निर्णय ट्रंप के उस बयान
बयान के बाद आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह टिकटॉक को बचाना चाहते हैं क्योंकि इस ऐप ने 2024 के चुनाव में युवा मतदाताओं से उन्हें समर्थन दिलाया था। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ज इस सौदे को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। ओरेकल एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, टिकटॉक के डेटा और संचालन को प्रतिबंधित करने की जिम्मेदारी ले सकती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अमेरिकी उपयोगकर्ताओं का डेटा चीनी सरकार के हाथ में न पहुंचे। हालांकि सौदे का विवरण अभी स्पष्ट नहीं है और कुछ सांसदों को चिंता है कि बाइटडांस का इसमें कोई भी हिस्सा रहना सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। ओरेकल इस सप्ताह प्रमुख सांसदों से मुलाकात करने वाला है ताकि इन चिंताओं पर चर्चा किया जा सके। इस स्थिति को समझने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नोकिया मोबाइल डिवीजन के अधिग्रहण के ऐतिहासिक उदाहरण को देख सकते हैं। साल 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के मोबाइल फोन व्यवसाय को $7.2 बिलियन में खरीद लिया था। उस समय नोकिया मोबाइल फोन का बाजार में एक बड़ा नाम था, लेकिन स्मार्टफोन क्रांति में ये पीछे रह गया, खासकर एप्पल और सैमसंग के मुकाबले। माइक्रोसॉफ्ट ने इस अधिग्रहण को अपने विंडोज फोन प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा। यह सौदा अमेरिकी कंपनी द्वारा एक विदेशी फर्म के कंट्रोल को लेकर था, जिसे बाजार में स्थिति मजबूत करने के लिए खरीदा गया था। हालांकि यह अधिग्रहण पूरी तरीके से सफल नहीं हो सका। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फोन को मुख्य धारा में नहीं ला सका। साल 2017 में इस परियोजना को बंद कर दिया गया, जिसमें हजारों नौकरियां खत्म हुई, निवेश का बड़ा नुकसान हुआ। यह उदाहरण टिकटॉक ओरेकल सौदे से इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि यह दिखाता है कि किसी विदेशी कंपनी को अमेरिकी कंट्रोल में लाने की कोशिश करना हमेशा आसान या सफल नहीं होता है। टिकटॉक के मामले में ओरेकल को बाइटडांस से संचालन लेना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करे। लेकिन अगर तकनीकी और नीतिगत चुनौतियां सामने आती हैं तो यह सौदा माइक्रोसॉफ्ट नोकिया की तरह जटिल हो सकता है। टिकटॉक के पास अमेरिका में 170 मिलियन उपयोगकर्ता हैं और ये ऐप कई लोगों के लिए आय का स्रोत भी है। पिछले साल कांग्रेस ने एक कानून पारित किया था जिसमें बाइटडांस को 19 जनवरी 2025 तक टिकटॉक को बेचने का आदेश दिया गया था, वरना इसे प्रतिबंधित कर दिया जाता। यह चिंता थी कि टिकटॉक का डेटा चीनी सरकार द्वारा उपयोग किया जा सकता है। जनवरी में ये ऐप 12 घंटे के लिए बंद हो गया था, लेकिन ट्रंप के कार्यकारी आदेश के बाद ये फिर से शुरू हो गया। अब ओरेकल के साथ सौदा इस समस्या का समाधान हो सकता है। ओरेकल पहले से ही टिकटॉक के लिए प्रोजेक्ट टेक्सास का हिस्सा रहा है, जिसमें अमेरिकी उपयोगकर्ताओं का डेटा टेक्सास में ओरेकल के सर्वर पर संग्रहित किया जाता है। इस नए सौदे को प्रोजेक्ट टेक्सास 2.0 कहा जा रहा है, जिसमें ओरेकल टिकटॉक के एल्गोरिथम और संचालन को भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन कुछ सांसद, खासकर रिपब्लिकन चीन हॉक्स, इस बात से चिंतित हैं कि अगर बाइटडांस का कोई भी हिस्सा बना रहा तो ये सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि पूरा सिचुएशन भारत के साथ आता दिख रहा है। कार्ल पेई ने क्यों कहा कि चाइना में जो कुछ भी चल रहा है उसके बजाय मैं भारत पर बहुत ज्यादा दाव लगाना चाहता हूं। कार्ल पेई ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत आज स्मार्टफोन उद्योग में उसी स्थिति में है जहां एक दशक पहले चीन था। उनका मानना है कि भारत एक बड़ी तकनीकी क्रांति के कगार पर है। उन्होंने कहा कि अब जब चीन की कहानी बहुत धीमी हो गई है, मैं भारत को लेकर बहुत आशावादी हूँ। भारत आज स्मार्टफोन उद्योग में वहाँ है जहाँ एक दशक पहले चीन था। एक बड़ी क्रांति की शुरुआत, सरकार का स्थानीय विनिर्माण पर जोर, एक संपन्न टेक इकोसिस्टम और तेजी से बढ़ता उपभोक्ता आधार भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगा। पेई ने भारत को नथिंग के लिए सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजारों में से एक बताया है और भारत की परियोजनाओं को लेकर भी कहा है कि ये एक बड़ा बाजार बन रहा है और पहले की तुलना में काफी तेजी से ये बदल रहा है। पेई कौन है? तो नथिंग टेक्नोलॉजी के इनके अच्छे खासे मार्केट में पकड़ है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।